अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए सेकंड ईयर मैथ लेक्चर नंबर 19 हमारे पास है, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने 7.2 एक्सरसाइज की थी, तो उसके तकरीबन हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। वो क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन थे, यूनिट वेक्टर हमने मालूम करना था और इसके अलावा रिडक्शन कोसाइन हमने मालूम करने थे। तो आज जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ये भी यूनिट वेक्टर से रिलेटेड है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, फाइंड अ वेक्टर। हमने एक वेक्टर मालूम करना है और हुज मैग्नीट्यूड इज 2, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास 2 के इक्वल दिया गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जुज नंबर 2 है, ठीक है। जुज नंबर 1 और 2 ये दोनों मेथड सेम है, हम एक यूज कर रहे हैं। और उसके बाद जो वेक्टर हमें मालूम करना है, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 2 के इक्वल है, वो पैरेलल है -i + j और +k। तो हम लेट कर लेते हैं a b the required vector, ठीक है। a हमारे पास वेक्टर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। और गिवन हमारे पास क्या है, जो वेक्टर हमें मालूम करना है, मतलब a हमारे पास जो वेक्टर है, मतलब a हमें मालूम करना है और उसका मैग्नीट्यूड जो है, a का मैग्नीट्यूड जो है वो किस चीज के इक्वल है, 2 के इक्वल, ठीक है। और अगर हम a का यूनिट वेक्टर देखें तो a यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर ओवर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें a वेक्टर मालूम करना है। तो देखिए हमारे पास a वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और a यूनिट वेक्टर, तो a वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड हमारे पास 2 के इक्वल है, 2a यूनिट वेक्टर। मतलब हमें ये वैल्यू चाहिए, ये जो हमें वैल्यू है मालूम करनी है, ठीक है। क्योंकि गौर से दोबारा देखें, हमारे पास फाइंड अ वेक्टर, हम एक वेक्टर लेट कर लिया है a जो हमें रिक्वायर्ड वेक्टर है, ठीक है। और इसी a का मैग्नीट्यूड जो है वो 2 के इक्वल दिया गया है। अगर हम इस यूनिट वेक्टर का फार्मूला यूज करें तो a वेक्टर की जो हमारे पास वैल्यू आती है वो 2a आती है, ये हमें रिक्वायर्ड होगी वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू हमें क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। मतलब ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमें रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट देखें, एंड इज पैरेलल टू -i + j + k। तो हम लेट कर लेते हैं एक और वेक्टर b इज इक्वल टू -i + j और +k, ठीक है। अब एक जो दूसरा वेक्टर है, मतलब जिसके पैरेलल है, हमने वो वेक्टर लिया, उसे लेट कर लिया b के इक्वल। अब इस वेक्टर को हमें हल करना है, इसका यूनिट वेक्टर मालूम करना है, मैग्नीट्यूड लें। तो -1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास तकरीबन स्क्वायर रूट, ये मैग्नीट्यूड आ गया। और इसी का अगर हम यूनिट वेक्टर, तो b मतलब b यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर ओवर b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो b वेक्टर देखिए हमारे पास है -i + j और +k ओवर b मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 3 के इक्वल है। तो ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 -i + j और +k, ठीक है। ये हमारे पास आ गया b यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसके मुताबिक कह रहा है कि जिस वेक्टर का जो मतलब जो गिवन मैग्नीट्यूड था, ठीक है, जो वेक्टर हमने a लेट किया था वो और जो दूसरा वेक्टर हमने b लेट किया, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। अब दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं कि अगर उनके यूनिट वेक्टर बराबर हो, ठीक है। टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ, अगर मतलब उनके यूनिट वेक्टर जो हो वो बराबर हो, तो वो वेक्टर हमारे पास क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो अब तवज्जो करें, इसका मतलब है कि जो b यूनिट वेक्टर की हमारे पास वैल्यू है वही a यूनिट वेक्टर की वैल्यू, ठीक है। तो इस कंडीशन के मुताबिक, ठीक है, ये जो हमारे पास कंडीशन है, तो जब हम इसका कंपेयर करेंगे तो देखिए हमारे पास a वेक्टर इज इक्वल टू a यूनिट वेक्टर। अब देखिए a यूनिट वेक्टर जो हमारे पास है वो किस चीज के इक्वल है, b यूनिट वेक्टर के इक्वल है, ठीक है। तो a वेक्टर इज इक्वल टू 2 और b यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमारे पास है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 और -i + j और +k। तो ये आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 -i + j और +k। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो -2 ओवर स्क्वायर रूट 3i +2 ओवर स्क्वायर रूट 3j और +2 ओवर स्क्वायर रूट 3k, ठीक है। तो ये हमारे पास वेक्टर रिक्वायर्ड होगा जो कि वेक्टर b के पैरेलल होगा। तो आपने क्या करना है, एक वेक्टर लेट करना है, ठीक है। ये हमारे पास वेक्टर हमने लेट किया है, ठीक है।
तो उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो उसके यूनिट वेक्टर से आपने ए वेक्टर का फार्मूला निकाल लेना है। 2a यूनिट वेक्टर के इक्वल होगा। एक और वेक्टर जिसके पैरेलल है वो लेट कर लिया b, तो इसका जब यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे तो b और a क्योंकि दोनों पैरेलल है, तो इसका मतलब है कि दोनों का यूनिट वेक्टर जो होगा वो सेम होगा, मतलब दोनों की लेंथ जो होगी वो 1 के इक्वल होगी। तो दोनों जो है मतलब जो a यूनिट वेक्टर होगा इज इक्वल टू b यूनिट वेक्टर। तो a यूनिट वेक्टर मतलब जो b यूनिट वेक्टर की वैल्यू है वो a यूनिट वेक्टर की जगह पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये जो हमने वैल्यू निकाली है, ये इससे हमने वैल्यू निकाली है a वेक्टर इज इक्वल टू 2a यूनिट वेक्टर, और a यूनिट वेक्टर जो है वो b यूनिट वेक्टर के इक्वल है, और b यूनिट वेक्टर हमने उस जगह पे पुट कर दिया, और v यूनिट वेक्टर की हमने यहां से वैल्यू निकाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है कि इफ u वेक्टर दिया गया 2i + j 3j + 4k, v दिया गया -i + 3j - k, w दिया गया i + 6j + zk, फाइंड द वैल्यू। मतलब ये जो हमारे पास है ये ट्रायंगल की क्या है, साइड्स है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ z, तो हमने z की वैल्यू मालूम करनी है। ये बिल्कुल इजी है, सिंपल है। आपने मतलब यहाँ पे फार्मूला यूज करना है कि तीनों साइड्स को जमा कर लेना है, u + v + w = 0। तो साइड्स का जो सम जो है ना वो आपने किसी चीज को कर देना है, 0 के इक्वल कर देना। ठीक है, अब आपने इसमें u की वैल्यू पुट करनी है, v की वैल्यू पुट करनी है, w की वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए वैल्यू किस तरह पुट करेंगे, 2i + 3j + 4k, v की वैल्यू -i + 3j - k + i + 6j और + zk इज इक्वल टू 0 है, तो आप इसको मतलब 0 आएंगे, 0 के हिसाब से भी लिख सकते हैं। फिलहाल हम इनको जमा कर लेते हैं, तो 2i -i और +i। ठीक है, तो 2 - 1 आ गया, 1 + 1 2, तो 2i, सबको हम i को i के साथ जमा कर रहे हैं, j को j के साथ और k को k के साथ। 3j + 3 6 और 6 12j। नेक्स्ट 4 - 1 3, 3 + z 3 + z * k = 0 है, मतलब उस तरफ 0 है, तो इसको हम 0 वेक्टर भी बना सकते हैं, मतलब 0i + 0j + 0k। ठीक है, तो i के इक्वल j के इक्वल, तो k के इक्वल हो जाएगा। तो 3 + z = मतलब इधर जो हमारे पास के जो यूनिट वेक्टर है इसका जब हम कंपेयर करेंगे तो 3 + z किस चीज के इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। ठीक है, u + v + w = 0 के हवाले से आप z की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। कंपेयर करने उस तरफ 0 है, तो 0 को आपने, क्योंकि वो भी एक वेक्टर होगा, तो 0i 0j 0k मतलब आपने इसके यूनिट वेक्टर बना देने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। तो कह रहा है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी डी, तो 4 हमारे पास वेक्टर्स हैं वो दिए हुए हैं, उनके पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। मतलब हमें एक पोजीशन वेक्टर जो है 2i - a + k उसे OA के इक्वल दिया हमने, उसके अलावा b का दिया गया है, c का भी दिया गया है और d का भी दिया गया है, मतलब इन चारों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। तो प्रूव करना है कि AB इज पैरेलल टू CD। अब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ये हमारे पास वेक्टर है u के इक्वल है, ये वेक्टर है हमारे पास b के इक्वल है। ठीक है, तो ये वेक्टर है, तो u = kv। तो k यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये हमारे पास नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। उसके अलावा ये वैल्यू 1 भी हो सकती है या समथिंग कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हमें दो वेक्टर्स को क्या करना है, पैरेलल करना है। 1 भी इस जगह पे आ सकता है, मतलब k की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव समथिंग हो सकती है, क्योंकि डिपेंड करता है इसकी डायरेक्शन पे। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी, डायरेक्शन सेम होगी तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। तो अब हमें AB को पैरेलल करना है CD के, तो सबसे पहले हम AB की वैल्यू निकाल लेंगे। तो AB = OB - OA, ये आप 7.1 में कर चुके हैं। किस तरह मालूम करना है आपने, OB की वैल्यू लिखिए 3i + j, तो यहाँ पे k यूनिट वेक्टर नहीं है, माइनस OA की वैल्यू 2i - j और प्लस k। 3i + j - 2i + j - k, तो 3 - 2 = i + 2j और -k, ये इसका आंसर आ गया किसका, AB का। अब इसी तरह हमने वैल्यू मालूम कर लेनी है नेक्स्ट CD की। तो CD = OD, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। तो OD -i - 2j और प्लस k माइनस OC 2i
प्लस 4j और -2, तो -i -2j प्लस k -2i -4j और प्लस 2k, ठीक है। तो -3i बन जाएगा, i को i के साथ जमा करें, -2 -4 -6 और उसके बाद प्लस 3k। तो अब गौर से देखिए, इसमें से हम -3 इजीली कॉमन ले सकते हैं। अगर -3 को हम कॉमन लें तो क्या बच जाएगा, i -भी कॉमन आ गया, पहले प्लस की हो जाएगी, प्लस अंदर अलावा सब चेंज हो जाएंगे, प्लस 2j और माइनस k। तो ये हमारे पास CD के इक्वल है, तो CD इज इक्वल टू -3 और इस वैल्यू को देखें तो ये हमारे पास वैल्यू AB के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो CD इज इक्वल टू -3AB, तो मतलब डेफिनेशन के मुताबिक U इज इक्वल टू KB हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि AB इज पैरेलल टू CD, पैरेलल टू CD, तो AB क्या है, CD के पैरेलल है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, जो हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड टू वेक्टर्स, दो वेक्टर यहाँ पे हमें मालूम करने हैं और दोनों की लेंथ जो है सेम है, ठीक है। इसका मतलब है कि दोनों की लेंथ सेम है तो उनकी डायरेक्शन में फर्क होगा, ठीक है। तो पैरेलल टू द वेक्टर b इज इक्वल टू 2i माइनस 4j और प्लस 4k, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो हमने वेक्टर मालूम करना है, तो लेट कर लें w b द रिक्वायर्ड वेक्टर। तो यहाँ पे जो भी ले लें, जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है v इज इक्वल टू cw, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है v वेक्टर इज इक्वल टू cw, ठीक है। तो इसी हवाले से हम w ले लें, इस जगह पे b ले लें, आपकी मर्जी है, b द रिक्वायर्ड वेक्टर। और c जो है ये उससे क्या है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, c ग्रेटर देन 0, और जो c है वो नेगेटिव भी हो सकता है। ये ऊपर क्वेश्चन में उसने कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो w जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर है, और उसके अलावा नेक्स्ट क्या दे रहा है कि इसकी लेंथ भी दे रहा है। w वेक्टर की लेंथ इज इक्वल टू, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 के इक्वल है। तो वेक्टर हमें यहाँ पे दो मालूम करना है। ये क्वेश्चन जो हमने 7 किया था बिल्कुल है वैसे, सिर्फ क्वेश्चन को में मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो हमने मतलब जब इसकी वैल्यू मालूम करनी है, तो मैग्नीट्यूड जो हमारे पास 2 के इक्वल है, और वेक्टर जो हमारे पास है वो w है, जो कि हमने मालूम करना है। तो इसका मतलब ये है कि जो w वेक्टर होगा, मतलब दो हमें वेक्टर मालूम करने हैं, तो w वेक्टर इज इक्वल टू 2v का यूनिट वेक्टर, एक ये हमें मालूम करना है, और दूसरा हमें मालूम करना है w वेक्टर इज इक्वल टू -2 और v का यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये हमने दो असल में वैल्यूज मालूम करनी है, ठीक है। फिलहाल यहाँ आप v की जगह पे w भी लिख सकते हैं, ठीक है। v की जगह पे आप w भी लिख सकते हैं, क्योंकि असल में जो डेफिनेशन है मतलब w के हवाले से यूनिट वेक्टर की, तो v वेक्टर इज इक्वल टू 2 यूनिट वेक्टर, ठीक है। क्योंकि अगर हम सिंपली अगर इसका यूनिट वेक्टर का फार्मूला लिखें w का, तो w इज इक्वल टू w वेक्टर ओवर w वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो w वेक्टर इज इक्वल टू w वेक्टर का मैग्नीट्यूड और w यूनिट वेक्टर, तो मतलब 2 है तो 2 यूनिट वेक्टर, ठीक है। w इज इक्वल टू, तो ये बन जाती है कंडीशन। तो ये दो वेक्टर हमें मालूम करने हैं। अब उसके अलावा ये दो वेक्टर मालूम करने और पैरेलल भी हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी सेम यही कंडीशन थी, ठीक है। तो सबसे पहले दूसरा वेक्टर उसने v दिया हुआ है, तो v इज इक्वल टू 2i प्लस -4j और प्लस 4। तो सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड मालूम कर लेंगे, 2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर रूट भी 4 16 प्लस 16 36 आ जाएगा, और ये किसी चीज की इक्वल आ जाएगा 6 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम इसका यूनिट वेक्टर मालूम करें, तो v यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर ओवर v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो v वेक्टर जो हमारे पास है 2i माइनस 4j और प्लस 4k ओवर 6, ठीक है। ऊपर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, जब 2 कॉमन लेंगे तो i माइनस 2j और i माइनस 2j प्लस 2k ओवर 6, 2 3 6, आंसर आ जाएगा 1/3, या आप इसको इस तरह भी डिवाइड कर दें
1/3 I माइनस 2/3 j और प्लस 2/3 k इज इक्वल टू v यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो v यूनिट वेक्टर भी हमारे पास आ गया। वो किस चीज के इक्वल है? 1/3 I और माइनस 2/3 j प्लस 2/3 k। ठीक है, ये तो हमने मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में भी किया था। अब क्योंकि देखें यही वेक्टर v और जो w है ये दोनों पैरेलल हैं, उससे कंडीशन में क्या है दोनों पैरेलल है। तो इसका मतलब है कि जो v की वैल्यू होगी वही w यूनिट वेक्टर की वैल्यू होगी। तो यही वैल्यू उठा के एक इसमें पुट करें तो w वेक्टर आ जाएगा, यही वैल्यू उठा के एक इसमें पुट करें, फर्क क्या होगा कि ये प्लस की वैल्यू आएगी और ये हमारे पास किस चीज की वैल्यू आएगी? माइनस की आएगी। तो यही जो v की वैल्यू है यही असल में, क्योंकि वेक्टर आपस में क्या है u मतलब जो हमारे पास v वेक्टर and w are parallel है। सो तो इनके जो यूनिट वेक्टर होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो v का जो यूनिट वेक्टर होगा वही w का होगा। तो v की वैल्यू उठा के w यूनिट वेक्टर की जगह पे आपने पुट कर देनी है, तो w वेक्टर आ जाएगा। इसमें पुट करेंगे तो दूसरा हमारे पास नेगेटिव वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे दो वेक्टर आपने मालूम करने होंगे, उधर एक वेक्टर था यहाँ पे दो है, सिर्फ यही फर्क क्या होगा, सिर्फ माइनस का डिफरेंस होगा। बाकी आपने क्वेश्चन वही 7 की तरह ही हल करना है, बिल्कुल वही मेथड है इसका। ठीक है, उसको माइंड में रखना है तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम स्टार्ट कर रहे थे, तो उसका जुज नंबर ए हमने कर लिया था, जुज नंबर ए और जुज नंबर 3 सेम है, जुज नंबर बी और डी सेम है। तो बी हम कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट बी वेक्टर दिया गया, w दिया गया, ये दोनों पैरेलल है। कह रहे हैं कि फाइंड द कांस्टेंट अल्फा हमें मालूम करना है। लेट कर ले कि अगर हमारे पास एक वेक्टर v है दूसरा w है, अगर ये पैरेलल हो तो इनका डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? इनके प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब x1/x2 = y1/y2 = z1/z2। यहाँ पे हमने यही कंडीशन यूज करनी है। देखिए 1/a x1/x2, ठीक है, 1/a इसी फार्मूले के मुताबिक ये i वाले आपस में मतलब इन्हें इनके डायरेक्शन रेशियोज y वाले मतलब x वाले, y वाले और z वाले। ठीक है, तो देखिए 1/a = -3/9 = 4/-12। तो इनमें से किसी दो को आप इक्वल कर लें तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो 1/a = -3/9 हम कर लेते हैं। तो a की वैल्यू आप निकालें, मतलब 1/a = -1/3। तो जो हमारे पास a की वैल्यू आएगी a = ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह था। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमने क्या मालूम करने थे? डायरेक्शन कोसाइन मालूम करने थे। तो मैंने जब 3 किया था आपको बता दिया था कि क्वेश्चन नंबर 11 भी वैसे डायरेक्शन कोसाइन मालूम करने हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हिच आर द फॉलोइंग ट्रिपल्स कैन बी द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ सिंगल वेक्टर। तो डायरेक्शन एंगल से मतलब सिंगल वेक्टर क्या मिलके एक डायरेक्शन एंगल बना सकते हैं, मतलब ट्रिपल का। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 45 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, तीन एंगल्स दिए गए हैं। तो हमें इनका क्या करना है? ट्रिपल्स एंगल मालूम करना है। तो फार्मूला हमारे पास है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा = 1। अगर आंसर इनका 1 के इक्वल आ जाता है तो यही मिलके ट्रिपल्स बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो देखिए अल्फा यहाँ पे गिवन जो है अल्फा = 45 डिग्री, बीटा = 45 डिग्री और गामा = 60 डिग्री। तो वैल्यू आप इसमें पुट कर लें। अगर ये 1 के इक्वल आते हैं तो ट्रिपल्स बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो cos स्क्वायर अल्फा मतलब cos 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस cos 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस cos 60 डिग्री का स्क्वायर। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का स्क्वायर, ये वैल्यू भी वही 1/√2 का स्क्वायर, और उसके बाद जो cos 60 की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 1/2 का स्क्वायर। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4, एलसीएम 4 आ जाएगा। तो 2 + 2 + 1 = 5/4 which is not equal to 1। ठीक है, तो आपने मतलब 1 के इक्वल करना है। अगर 1 के इक्वल आ जाएगा तो ट्रिपल्स बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो देखिए जब हमने इसके अंदर अल्फा बीटा और गामा की जगह पे जब ये एंगल हमने तरतीब से पुट किए हैं तो आंसर आ गया 5 और 4, 1 के इक्वल नहीं आ रहा। तो these angle 45 डिग्री एंड 60 डिग्री कैन नॉट बी मेड ट्रिपल्स। तो ये भी हमारे पास क्या होंगे? ट्रिपल्स नहीं बनाएंगे। लिखना लाजमी है कि ये जो एंगल्स है ये ट्रिपल नहीं बना रहे हैं। अगर बना रहे होंगे तो फिर आपने लिखना है कि ये ट्रिपल बना रहे हैं। ठीक है।